यही सोचकर मैं तपिश में जलता आया हूँ कि धूप कितनी भी तेज हो, समंदर सूखा नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज़ करेंगे हम 12 सितंबर के करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में जितने भी करंट अफेयर है ये बहुत ही सिलेक्टिव है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और देखिए, साथ में आप 2018, 2019 और 2020 के पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। 2021 के भी कुछ पीडीएफ आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी रही है, वहाँ पे क्लिक करके चेक कर लीजिए। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाए। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका नाम है गॉफेन 502 को लॉन्च किया है। तो देखिए, गॉफेन 502 को लॉन्च किया हाल ही में चीन ने। और जो आपका गॉफेन 502 है ये क्या है, ये एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं इस उपग्रह के बारे में। और देखिए, इससे पहले चीन ने 23 जो है गॉफेन उपग्रहों को लॉन्च किया था। और ये जो है गॉफेन श्रृंखला का 24वां सैटेलाइट है जो कि पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों की निगरानी करता है और इसके प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी को बढ़ावा देता है। देखिए, जो गॉफेन 502 है ये एक हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह है जिसका उपयोग व्यापक पर्यावरण निगरानी के लिए किया जाएगा। तो यहाँ पे जो मैंने सबसे खास चीज़ बताई है कि जो आपका गॉफेन 502 है ये एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। किसका? चीन यानी कि चाइना का। और ये क्रम से ऐसा 24वां उपग्रह है। इसके पहले 23 जो है और उपग्रह लॉन्च किए थे चीन ने, ठीक है। और चीन के बारे में आपको बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसको ध्यान सुनिएगा। देखिए, जो चीन है ये आपका ईस्ट एशिया महाद्वीप में स्थित है। और चीन जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं जी जिनपिंग और चीन की राजधानी बीजिंग है। और चीन की जनसंख्या है 139.77 करोड़। और चीन की जो करेंसी यानी कि मुद्रा है ये आपकी है रेनमिनबी। और चीन की एक और मुद्रा है युआन, ठीक है, वो भी रेनमिनबी की एक यूनिट है। और देखिए, चीन की ऑफिशियल लैंग्वेज है मंदारियन जो कि दुनिया की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कभी हुआ करती थी। दूसरा प्रश्न है कि 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो देखिए, 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की गई थी। देखिए, ब्रिक्स जो है ये 5 देशों का संगठन है। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो 5 अक्षरों से ब्रिक्स मिलकर बना है, BRICS। तो पांचों देशों का नाम याद रखिएगा। बाकी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। देखिए, जो 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था ये वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन मोड में आयोजित किया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने की? नरेंद्र मोदी जी ने। क्योंकि इस बार ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत को मिली थी तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है अध्यक्ष थे इस 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के। ये चीज याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। और यहाँ पे जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ ये एक एक प्रश्न के रूप में एग्जाम में मिल सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, भारत के नेतृत्व वाले इस बार के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो विषय यानी कि थीम था ये था ब्रिक्स एट 15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस, ठीक है, याद रखिएगा इसको। और हिंदी में ये थीम आपका था ब्रिक्स एट 15 निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मैंने थीम बता दी है, जिसमें आपको अच्छा लगे याद कर लीजिएगा। लेकिन कोशिश करिएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रहे। जो बाइलिंगुअल होते हैं वो जल्दी सिलेक्शन ले लेते हैं, क्योंकि पेपर में कभी कभी कुछ प्रश्न अंग्रेजी में नहीं समझ में आके हिंदी में आता है। और कुछ प्रश्न हिंदी में लिखे होते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे उसको पढ़ते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता है। जब वो अंग्रेजी वाला पढ़ते हैं प्रश्न, मतलब उसी का अंग्रेजी अनुवाद, तो उनको आसानी से प्रश्न समझ में आ जाता है। तो कोशिश करिए हिंदी जितनी समझते हैं उतनी ही अंग्रेजी भी समझने की। इससे आपको एग्जाम में आपके स्कोर में जो है थोड़ा सा बढ़ोतरी हो जाएगा। देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो इस बार का थीम था, ठीक है, इसमें एट 15 क्यों लगा है। तो देखिए, भारत द्वारा चुनी गई जो थीम है जिसका नाम क्या है, ब्रिक्स एट 15 निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग, ठीक है। तो इस थीम में जो है ब्रिक्स की 15वीं वर्षगांठ को ये दर्शाता है 15 सभ्य, ठीक है, यानी ब्रिक्स एट 15, जिसे 2021 में मनाया जा रहा है इस साल। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जब इस 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे और संबोधित कर रहे थे पूरे ब्रिक्स को, तो इन्होंने जो है उस समय बिल्ड बैक रेजिलेंटली, इनोवेटिवली और क्रेडिबली, सस्टेनेबली के आदर्श वाक्यों के तहत ब्रिक्स सहयोग को बढ़ाने का आह्वान किया। और साथ में इन्होंने एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बोली,
देखिए इसके अलावा 2021 में ब्रिक्स के अध्यक्ष के रूप में भारत ने इस वर्ष के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर प्रकाश डाला था। और इन 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में पहला था बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार, यानी कि रिफॉर्म ऑफ द मल्टीलेटरल सिस्टम। और दूसरा था आतंकवाद विरोधी सहयोग, यानी कि काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन। और ये जो आतंकवाद विरोधी सहयोग है ये किन देशों के बीच में, याद रखिएगा ये ब्रिक्स की बात यहाँ पे हो रही, BRICS, ठीक है। तो ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। पीएम मोदी ने कहा कि हम 5 देशों का जो समूह है एक दूसरे को सहयोग करें, जो आपका आतंकवाद विरोधी सहयोग है इसमें, यानी कि अगर किसी देश में आतंकवादी हमला होता है तो एक देश दूसरे को सहयोग करे। और साथ ही तीसरा इसमें था सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डिजिटल और तकनीकी उपकरणों का उपयोग करना, यानी कि यूजिंग डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल टूल्स टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और चौथा था कि लोगों के आदान प्रदान को बढ़ाना, यानी कि इनहांसिंग पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस। तो ये चारों पॉइंट याद रखिएगा, इन चारों प्राथमिक वाले क्षेत्रों पर जो है पीएम मोदी ने अपने संबोधन में प्रकाश डाला। और देखिए शिखर सम्मेलन का जो समापन था ये नई दिल्ली घोषणा को अपनाने के साथ हुआ था। याद रखिएगा जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन इस साल आयोजित किया गया, इसमें इस शिखर सम्मेलन का समापन नई दिल्ली घोषणा को अपनाने के साथ हुआ था। और ये तीसरी बार था जब भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। अब तक इससे पहले भारत 2012 में और 2016 में ब्रिक्स की अध्यक्षता जो है कर चुका है। और आपको बता दूं प्रधानमंत्री मोदी जो है इन्होंने दूसरी बार, ठीक है, दूसरी बार इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। इससे पहले इन्होंने 2016 में जो है गोवा शिखर सम्मेलन में, यानी कि गोवा में जो ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था उस समय ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी। और देखिए ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं जेयर बोल्सोनारो, रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा। तो ये सभी जो है इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और देखिए ब्रिक्स जो है ये 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक संघ है, इसको दिमाग में फिट कर लीजिए। इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। और सभी देशों के जो लीडर हैं जिन्होंने इस बार के शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया है उनके नाम मैंने बता दिए हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से नोट कर लीजिएगा, बाकी बहुत सारे लोगों को याद भी होगा। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत के पहले उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथेनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन जो है किस राज्य में किया गया। तो देखिए ये राज्य आपका हैदराबाद है। याद रखिएगा भारत के पहले उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथेनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन हैदराबाद में हाल ही में किया गया। और देखिए इस परियोजना को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा वित्त पोषित किया गया था, जिसने नीति आयोग, पीएमओ भारत और कोयला मंत्रालय की पहल पर कितना टोटल 10 करोड़ रुपए का अनुदान दिया था। और इस 10 करोड़ रुपए को यूज किया गया इसमें इस उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथेनॉल उत्पादन संयंत्र का जो है बनाने में। और देखिए ये जो संयंत्र है इसके बारे में खास बात यह है कि ये संयंत्र 1.2 TPD फ्लूइडाइज्ड बेस्ड गैसीफायर का उपयोग करके उच्च राख वाले भारतीय कोयले से 0.25 टन प्रतिदिन मेथेनॉल बना सकती है। और इस संयंत्र में उत्पादित कच्चे मेथेनॉल की शुद्धता कितनी होती है, 98 से 99.5% के बीच में। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे जो मैंने सबसे खास चीज़ बताई है कि भारत का जो पहला उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथेनॉल उत्पादन संयंत्र है ये हैदराबाद में अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है। चौथा प्रश्न की हाल ही में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किस राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया गया। तो देखिए ये राज्य आपका राजस्थान है। याद रखिएगा भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन अभी हाल ही में राजस्थान राज्य के जो है एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया गया। और देखिए इस आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का निर्माण राजस्थान के बाड़मेर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 925 के सट्टा गंधौ खंड पर किया गया है। ये पहला मौका भी है जब भारतीय वायुसेना के विमान की आपात लैंडिंग के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH 925 का इस्तेमाल किया जाएगा। और देखिए ये जो परियोजना थी तो भारतमाला परियोजना के तहत इस परियोजना की टोटल लागत थी 765.52 करोड़ रुपए। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा। और एक खास बात और है, देखिए जो भारत की ये पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा है तो ये राजस्थान में ही क्यों बनाई गई है, क्योंकि वहीं पर इसकी जरूरत पड़ेगी। कैसे पड़ेगी मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए थोड़ा सा मैप पे जाएंगे
देखिए ये भारत का मैप आपको दिख रहा है और इसमें अगर आप राजस्थान को ढूंढेंगे तो यहाँ पे आपका राजस्थान दिखेगा। और थोड़ा सा मैप को जूम करेंगे फैक्ट को समझने के लिए। देखिए हमने राजस्थान को जूम कर लिया है, बगल में देखिए आपको गुजरात दिख रहा है, फिर इधर मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश सीमा बनाता हुआ दिख रहा है, फिर हरियाणा है, फिर पंजाब है। लेकिन जो इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है देखिएगा गौर से, ये इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लग रही है, यानी कि एक बहुत बड़ा एरिया जो है राजस्थान का पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है। अगर मान लीजिए पाकिस्तान ने हमला किया और हम जो है ये सुविधा जो हमारी आपातकालीन लैंडिंग वाली है बिहार में मना रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं, यहाँ से प्लेन यहाँ तक पहुँचेगा, फालतू में हमारा फ्यूल बर्बाद होगा। अगर राजस्थान में कुछ इस स्थान पे बाड़मेर वगैरह में बना लेते हैं हम इस प्रकार की सुविधा, जहाँ पर हमारे फाइटर जेट जो है रन करके एक रनवे टाइप का काम करे, तो इससे हमें ये फायदा होगा कि पाकिस्तान जब भी अटैक करेगा तुरंत हम अपने हवाई जहाज को यहाँ पर आपातकालीन लैंडिंग करा सकते हैं, यहाँ से अपने जहाज़ों को उड़ाकर पाकिस्तान में हमला करके इसके सारे नापाक इरादों को नेस्तो नाबूद कर सकते हैं। तो यही कारण है इसको राजस्थान में बनाया गया है। और राजस्थान की बात कर लेते हैं। देखिए राजस्थान जो है इसके गवर्नर कौन है, यहाँ के कलराज मिश्रा जी हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जिसको पिंक सिटी भी कहते हैं। राजस्थान की जनसंख्या कितनी है, 6.89 करोड़। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं अशोक गहलोत जी। पांचवा प्रश्न की हाल ही में किस व्यक्ति ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तो देखिए अभी हाल ही में विजय रूपाणी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए हाल ही में विजय रूपाणी ने राज्यपाल यानी कि जो गुजरात के राज्यपाल हैं जिनका नाम है आचार्य देवव्रत, इनको अपना इस्तीफा दिया है। देखिए जो मुख्यमंत्री होता है ये अपने पद और गोपनीयता की शपथ जो है लेता है किसके उपस्थिति में, राज्यपाल की उपस्थिति में। ये अपना इस्तीफा भी किसको देता है, राज्यपाल को ही देता है, ठीक है। यानी कि पद ग्रहण और इस्तीफा दोनों जो है ये राज्यपाल को ही देता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के नए अध्यक्ष कौन बने। देखिए आप जो है एक टाइम खाना भले ही मत खाइए, लेकिन ये प्रश्न याद रखिए कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है यानी कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है, इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं इकबाल सिंह लालपुरा। यहाँ पे इनकी फोटो आपको दिख रही है। देखिए ये मत सोचिएगा कि भारत में केवल मुस्लिम ही अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक में बौद्ध धर्म के लोग आ गए और सिख धर्म के लोग भी अल्पसंख्यक हैं, पारसी भी अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम भी अल्पसंख्यक है, ठीक है। तो सबसे कम संख्या पारसियों की है अल्पसंख्यक के रूप में, बाकी बौद्ध वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा हैं और सिख वगैरह भी ठीक ठाक हैं। तो इकबाल सिंह लालपुरा जो है एक अल्पसंख्यक जाति के हैं और इनको राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए इनको हल्के मत दीजिएगा इकबाल सिंह लालपुरा को, ये बहुत बड़ी हस्ती हैं। ये पूर्व आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं इकबाल सिंह लालपुरा, ठीक है। और पंजाब के ये रहने वाले हैं। इन्होंने सिख दर्शन पर कई किताबें भी लिखी हैं, यानी कि एक आईपीएस ऑफिसर तो थे ही, लेकिन ये जो है एक राइटर भी हैं। और इन्होंने राष्ट्रपति के पुलिस पदक, मेधावी सेवाओं के लिए पुलिस पदक, शिरोमणि सिख साहित्यकार पुरस्कार, सिख विद्वान पुरस्कार जैसे कई पुरस्कारों से भी जो है सम्मान पाया हुआ है, ठीक है। तो काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं इकबाल सिंह लालपुरा और अब ये काम करेंगे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में। और देखिए यहाँ पे अल्पसंख्यक आयोग की बात हो रही है तो अल्पसंख्यक मंत्रालय भी पता होना चाहिए आपको। देखिए मुख्तार अब्बास नकवी जो है ये केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के कैबिनेट मंत्री हैं। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किसे 2024 से 2027 तक 3 साल की अवधि के लिए एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों की असेंबली का अध्यक्ष चुना गया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, याद रखेगा। गिरीश चंद्र मुर्मू को हाल ही में 2024 से 2027 तक 3 साल की अवधि के लिए एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों की असेंबली का अध्यक्ष चुना गया है। देखिए गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में खास बात है कि वर्तमान में ये भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। देखिए भारत का जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है इसको शॉर्ट में हम CAG के नाम से भी जानते हैं, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और जो ये संस्थान है जिसका नाम है एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन यानी कि एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान, ठीक है। तो ये जो है सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के क्षेत्रीय समूह में से एक है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक ऑडिट के क्षेत्र में विचारों और अनुभवों के आदान प्रदान के माध्यम से सदस्य संस्थानों के बीच समझ और सहयोग को बढ़ावा देना है। देखिए 1979 में 11 सदस्यों के साथ जो है इस संस्थान को स्थापित किया गया था और अब इस समय जो है इसके सदस्यों की संख्या जो है कितनी हो गई है, वर्तमान में इसकी संख्या 47 हो गई है इसके सदस्यों की संख्या।
8वां प्रश्न की हाल ही में किसने बेस्ट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड जीता है? तो देखिए बेस्ट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड को जीता है त्रिची गोल्डन रॉक वर्कशॉप ने। देखिए ये रेलवे का एक वर्कशॉप है जिसका पूरा नाम है गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप तिरुचिरापल्ली, ठीक है। तो इसने विभिन्न ऊर्जा संरक्षण उपायों को अपनाने और लागू करने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री से ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए 22वां क्रम से जो है 22वां राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है। और देखिए आपको बताऊं जो आपका ये जो GOC यानी कि गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप तिरुचिरापल्ली है, तो ये वर्कशॉप भारतीय रेलवे की एकमात्र वर्कशॉप है जिसे इस साल यानी कि 2021 में ये बेस्ट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड दिया गया है। नवा है कि बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर किसकी लिखी पुस्तक है? तो देखिए बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर ये लिखी पुस्तक है उदय भाटिया की। देखिए उदय भाटिया जो है दिल्ली में मिंट लाउंज के साथ फिल्म समीक्षक हैं और उन्होंने इससे पहले टाइम आउट दिल्ली और द संडे गार्जियन के साथ काम किया है। इनका लेखन द कारवां GQ, द इंडियन क्वार्टरली, द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू बिजनेस लाइन में छपा है। भाटिया की जो पुस्तक है जिसका नाम है बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर, ठीक है। तो इस पुस्तक में इन्होंने राम गोपाल वर्मा जो कि फिल्म डायरेक्टर हैं, अनुराग कश्यप, मनोज वाजपेयी जो कि फिल्म अभिनेता हैं, विशाल भारद्वाज, सौरभ शुक्ला से संबंधित जो है ये पुस्तक मतलब लिखी गई है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर जो है ये उदय भाटिया की लिखी एक पुस्तक है और हाल ही में इसको रिलीज़ किया गया है यानी कि इसको पब्लिश किया गया है। 10वां प्रश्न की हाल ही में किसके द्वारा हरियाणा एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कोड नामक पुस्तक का विमोचन किया गया? तो देखिए अभी हाल ही में मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा हरियाणा एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कोड नामक एक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक को लिखा किसने है? देखिए इस पुस्तक को पूर्व IAS अधिकारी और प्रसिद्ध कवि श्रीमती धीरा खंडेलवाल के द्वारा संकलित किया गया है और ये पुस्तक उन उद्यमियों के लिए उपयोगी साबित होगी जो नए उद्यम स्थापित करने के लिए पर्यावरण से संबंधित कानूनों और विनियमों की पूर्ण जानकारी से वंचित थे। और देखिए इस पुस्तक से जो छात्र होंगे, विधि शोधकर्ता होंगे और चिकित्सक होंगे, उन सभी को लाभ होगा। तो इस पुस्तक में क्या लिखा गया है? इसमें जो है जो पर्यावरण संबंधित कानून है उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है और इस पुस्तक का नाम है हरियाणा एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कोड। इसको लिखा किसने है? याद रखिएगा एक पूर्व IAS अधिकारी और प्रसिद्ध कवि श्रीमती धीरा खंडेलवाल ने इसको लिखा है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि उत्तराखंड के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बताइए। दूसरा प्रश्न की हाल ही में बनवारी लाल पुरोहित को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है, बताइए। और तीसरा कि हाल ही में RN रवि को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है, बताइए। चौथा कि हाल ही में किसे असम के राज्यपाल जगदीश मुखी को जो है हाल ही में असम के राज्यपाल जगदीश मुखी को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया, बताइए। और पांचवा कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए का पहला प्रश्न था कि बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो देखिए ये देश आपका है अल सल्वाडोर। और दूसरा था कि हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 सितंबर को मनाया जाता है। तीसरा था कि भारत के निम्न में से किस गोल्फर को खेल में शानदार उपलब्धियों के चलते दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा प्रदान किया गया? तो देखिए इनका नाम है जीव मिल्खा। चौथा था कि BCCI ने T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए किसे भारतीय टीम का मेंटर यानी कि मार्गदर्शक नियुक्त किया है? तो देखिए ये खिलाड़ी आपके हैं महेंद्र सिंह धोनी। और पांचवा था कि किस राज्य सरकार ने प्राण वायु देवता नाम से एक अनोखी पेंशन स्कीम की शुरुआत की है? तो देखिए ये राज्य आपका है हरियाणा। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी लिंक दिए गए हैं, चाहे टेलीग्राम चैनल का हो, फेसबुक का हो, व्हाट्सएप का हो, ट्विटर का हो, वहाँ पे क्लिक करके इन सबको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।